प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 11वां पाठ थोड़ी धरती पाँव पढ़ रहे थे। तो हमने इस की व्याख्या आपको करके बताई है और यह कविता थी हमारे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी थी। और वे इस कविता के माध्यम से लोगों को जो पर्यावरण का संतुलन है वह उसको कैसे बचाए रखना है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए। और यही बात कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं। जैसा कि शीर्षक ही हमें बताता है, थोड़ी धरती पाओ। यहाँ कवि अपने बारे में बताते हैं कि उनको एक थोड़ी धरती की ज़रूरत थी ताकि वे उस पर बाग बगीचे लगा सकें। लेकिन आजकल जो धरती है वह घटती जा रही है। आपको उसका कारण भी पता है कि मनुष्यों की आबादी बढ़ती जा रही है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को, जंगलों को, वनों को काटा जा रहा है, जिससे क्या है, जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। तो कवि सब लोगों को सचेत करता है, यहाँ तक कि कवि इसमें विनती तक करता है कि आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो किन लोगों से विनती करता है? कवि कहता है, मैंने तो बहुत प्रयास किया कि मुझे कुछ भूमि मिल जाए, लेकिन शायद वह शहर में रहता है और धरती की जो कीमतें हैं वो बहुत ऊंची हो गई हैं। मनुष्य अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, बहुमंजिली इमारतों में रहने लगा है और अपने शौक़ को शायद गमले में पौधा लगा करके पूरा कर रहा है। तो शायद कभी भी ऐसे ही जगह रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रयास किया लेकिन मुझे 1 इंच भी भूमि नहीं मिली, जिस कारण से हम कहेंगे कवि काफ़ी दुखी थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो, मैं इतना किस्मत वाला नहीं हूँ कि मुझे भूमि मिले, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हैं जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, अपनी धरती होती है। तो कवि कहता है कि उन्हें, कवि प्रेरित करके कहता है कि कम से कम आप तो लगाओ, आप तो पेड़ पौधों को लगाओ। और बाकी सबको कहता है कि हमें पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है। अगर किसी पेड़ की अगर शाखा को काटा जाएगा, डाली को काटा जाएगा, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे रोते हैं, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। ठीक उसी तरह पेड़ के पत्ते भी रोएंगे अगर हम उनके डालियों को काटें। और हम लोगों को पेड़ों के ही संग बढ़ना है। हम पेड़ों के बिना मनुष्य अपनी कल्पना नहीं कर सकते। तो यही थी कवि की, हम कहेंगे कविता के माध्यम से, ये कविता का सारांश था। और कवि ने अंत में पेड़ और बच्चों की भी तुलना की कि कम से कम अपने बच्चों के लिए, यहाँ पे कवि के 2 मतलब थे कि पेड़ भी बच्चों की तरह होते हैं और कुछ नहीं तो मनुष्य अपने बच्चों के लिए दुनिया के पेड़ पौधों को न काटे। तो इसीलिए कवि ने बार बार कहा है कि बच्चे और जो पेड़ होते हैं वही दुनिया को हरा भरा रखते हैं या खुशहाल रखते हैं। यहाँ पे हरा भरा का अर्थ है खुशहाल रखते हैं। नहीं तो मनुष्यों को अपने बुरे कर्मों का, कौन से कर्म हैं? जंगलों को, वनों को काटना, पेड़ों को नुकसान पहुँचाना, ये मनुष्य के बुरे कर्म हैं। तो इसका नुकसान सभी मनुष्यों को एक दिन चुकाना पड़ेगा। हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन अगर हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हैं, तो इसीलिए मनुष्यों को कवि ने वैशी भी कहा है, असभ्य। वैशी का अर्थ होता है असभ्य, क्योंकि हमें ये ज्ञान सबको पता है, संसार में सब लोगों को पता है कि पेड़ पौधों के बिना मनुष्यों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए आज भी ये सब जानते हुए भी पेड़ों को, वनों को काट रहे हैं। प्रदूषण इस कारण से और भी बढ़ रहा है, क्योंकि न पेड़ हमें न केवल
ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि वे प्रदूषण को भी कम करते हैं। अगर पेड़ों की संख्या कम होगी तो जाहिर है कि प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो पेड़ की कमी भी प्रदूषण का कारण हो सकता है। तो यही बात हमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कही। आज मैं अभी कविता पाठ करूँगा और आप इसे ध्यान से सुनेंगे। कविता को पढ़ा नहीं जाता। स्टोरीज हम कहानी को पढ़ते हैं, जो कविता इंग्लिश में कहा जाता है पोएम रिसाइटेशन। जो पोएम आर रिसाइटेड, तो हिंदी में भी हम कहेंगे कविता को पढ़ा नहीं जाता, कविता पाठ इसका एक सही शब्द है। तो आज हम कविता पाठ करेंगे। व्याख्या तो हमने कर दी, सार भी आपको बता ही दिया। तो आज हमारा है कविता पाठ। इंग्लिश में इसी को पोएम रिसाइटेशन कहते हैं। तो बच्चों को ये पाठ का अर्थ लेसन से नहीं है। पाठ मतलब पढ़ने का तरीका। तो कविता पाठ हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से इसको सुनेंगे और हम ऑनलाइन क्लास में बच्चों से आपको ये कविता याद करके आने के लिए कहा गया है। तो आप इसे याद करेंगे बिना देखे। आपको ऑनलाइन क्लास में भी कविता पाठ करना होगा। तो मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे करना है। इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। सुनते समय आपके पास अपनी बुक भी खुली होनी चाहिए। आपका ध्यान बुक पे भी होना चाहिए, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ अपना 11वां पाठ, थोड़ी धरती पाओ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ता पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्म का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वैशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो बच्चों किस तरह कविता पाठ करना है मैंने एक बार और कर देता हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। सुनते समय आपके पास अपनी बुक खुली होनी चाहिए, कविता। और उसके बाद यही आपका आज का गृह कार्य है, कविता पाठ। और इसको मैं कल सुनूंगा, कल की ऑनलाइन क्लास में आपको ये सुनानी भी है। तो हमारा 11वां पाठ है, थोड़ी धरती पाओ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना।
एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बच्चों, ये था हमारा कविता पाठ। अब हम अपने लिखित कार्य के तरफ चलते हैं। तो लिखित कार्य में आपने पूरी कविता को लिख रखा है, कवि का नाम लिख रखा है, और कविता से संबंधित चित्र बनाने के लिए मैंने दिया था, वो आपने बना लिया होगा। तो इसमें चित्र किस तरह का बनेगा? इसमें पेड़ पौधे, फल फूल लगे हुए हैं, ऐसा बगीचा आपको बनाना है, जो कि बहुत आसान है। और उसके बाद हम शब्दार्थ और मुहावरे पे चलते हैं। तो इस पाठ में केवल शब्दार्थ है, मुहावरा नहीं है, ये कविता ही है, इसमें कोई मुहावरा नहीं आया है। तो हम शब्दार्थ पे चलते हैं। तो हमारा शब्दार्थ पहला है जलाशय। पहला है शब्दार्थ जलाशय। जल जमा आशय, ये दो शब्दों से बना है। जल जमा आशय, वह स्थान जहाँ पे जल जमा हो, जल का संग्रह हो। तो इसमें तालाब भी आ सकता है, झील भी आ सकता है। नदी को जलाशय नहीं कहते, ये याद रखिएगा। नदी और समुद्र को जलाशय नहीं कहा जाता। हम लोग इंग्लिश में वाटर बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जलाशय का अर्थ है छोटा सा तालाब या झील को जलाशय कहा जाता है, जो चारों तरफ भूमि से घिरा हो। तो इसीलिए नदी को नहीं कहा जाता जलाशय, क्योंकि नदी तो बहती रहती है और वह केवल दो तरफ भूमि से घिरी होती है। तो ये है हमारा जलाशय का अर्थ है वह स्थान जहाँ जल जमा हो, जहाँ जल जमा हो। जमा हो तो एकत्र हो, जमा हो उदाहरण भी दे रखा है, जैसे तालाब, तालाब, आगे चलते हैं, झील आदि, झील आदि। उसके बाद आ जाते हैं चौपाए। ये भी दो शब्दों से बना है, जैसे जलाशय जल जमा आशय, तो चौपाए, चार, चौ मतलब चार, पाए मतलब पैरों वाले। तो शब्द है चौ पाए। ये भी दो शब्दों के मेल से बना है। चौ, चौ का अर्थ चार के लिए कहा जाता है, पाए का अर्थ होता है पैर, चार पैरों वाले जीव। तो जानवरों को, जैसे हिरन हो गए, गाय भैंस हो गए, बकरियां हो गई, वो चौपाए में ही गिने जाएंगे, जिनके चार पैरों में, कुत्ता बिल्ली। मनुष्य चौपाए में नहीं आता, मनुष्य के दो ही पैर होते हैं। तो चार पैरों वालों को, जानवरों को चौपाए कहा जाता है। चौपाए चार पैरों वाला, चार पैरों वाले
या फिर हम इन्हें पशु भी कह सकते हैं। आम भाषा में पशु, जानवर, एक ही बात है। तीसरा है हमारा विनती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। जैसे कि यहाँ पे इस कविता में कवि के हमसे विनती कर रहा है कि हम सभी मनुष्यों से विनती कर रहा है कि हम कम से कम पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा करें, उनको नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये विनती करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। सहन का अर्थ है आंगन। आंगन का यहाँ पे है खुले स्थान के लिए भी सहन का प्रयोग किया जाता है। सहन, सहन का आंगन, आंगन। सहन का अर्थ होता है आंगन। सहन का क्या अर्थ होता है? आंगन। यहाँ पे आंगन से खाली स्थान के लिए भी कहा जाता है। घर के आसपास जो खाली स्थान होता है उसे भी सहन कहा जाता है। शिशु, बच्चे को शिशु कहा जाता है। ये पांचवा शब्द हमारे पास आया है। शिशु, शिशु का अर्थ है बच्चा। शिशु का अर्थ है बच्चा। दुष्कर्म, जैसा कि नाम है, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है। दुष मतलब बुरा और कर्म मतलब काम। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है दुष्कर्म। इसका अर्थ भी है बुरे कर्म, बुरा काम या बुरे कर्म। बुरे दुष्कर्म है। दुष्कर्म का अर्थ होता है बुरे कर्म, बुरे कर्म। जैसे यहाँ पे कवि ने पेड़ काटने को दुष्कर्म कहा। पेड़ काटना बुरी बात है, बुरा काम है, बुरा कर्म है, इसीलिए कवि ने इसे दुष्कर्म कहा है। एक और हमारे पास सातवां शब्द है, उसको भी देख लीजिए बच्चों। इसका है वैशी। वैशी, असभ्य। असभ्य का अर्थ होता है जिसके पास सभ्यता ना हो। सभ्यता मतलब यहाँ पे कवि ने सभी मनुष्यों को, हम कहेंगे कि जो आज सभ्यता वैसी बन गई है, जो हम मनुष्य हैं वे जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वे न केवल प्रदूषण को कम करते हैं बल्कि हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ये सबको पता है, सभी देश को पता है, सभी देशवासियों को पता है, संसार में हर कोई ये बात अब जान गया है। लेकिन फिर भी हम वहशी बन गए हैं, असभ्य बन गए हैं, अपनी स्वार्थी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम कल के बारे में नहीं सोच रहे। तो इसीलिए कवि ने हम सबको, सभी मनुष्यों के लिए शब्द प्रयोग किया है कि हम आज की जो सभ्यता है, आज के जो लोग हैं, आज जो मनुष्य है, वह असभ्य हो गया है। तो यहाँ पे असभ्य का केवल ज्ञान से नहीं, हमारे कर्म भी जो है सही नहीं। सबको ये बात, सब लोग ये भली भांति से जानते हैं कि हम लोग पेड़ों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए बार बार उसने कहा कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगर हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पेड़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हम लोग को, हमें इसका जो बुरे कर्म का जो नतीजा है वो सहना पड़ेगा।
तो हम लोगों को, मनुष्यों को असभ्य कहा गया कविता में, क्योंकि हम ये सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। तो मैं आपको अब गृह कार्य बता देता हूँ। इससे पहले कि हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ चलें, तो आज तक का अब तक गृह कार्य में लिख के आपको बता देता हूँ। तो मैं एक बार गृह कार्य लिख देता हूँ। तो अब तक हमने किया है इस कविता का, हमने लिखित कार्य में क्या क्या कर रखा है, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। कविता पूरा हमने लिख लिया है। कविता लिखें, तो आपको पूरी कविता लिखनी है और कवि का नाम भी लिखना है। उसके बाद दूसरा है कविता से संबंधित एक चित्र बनाना है। इस कविता से संबंधित एक चित्र आपको बनाना है। तो कौन कौन सा चित्र हो सकता है? आपको पेड़ पौधे जो हैं वो बनाने हैं। बगीचा बना दीजिएगा जिसमें कि फूल खिले हों, पेड़ पौधे लगे हों, ये चित्र, और रंग भी भरना है उसमें। तो पूरी कविता लिखनी है, कवि का नाम भी लिखना है। नोटबुक में करने वाला है। लिखित कार्य का मतलब है कि आपको नोटबुक में लिखना है। तीसरा है शब्दार्थ, जो मैंने आज लिखा है, शब्दार्थ। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, इसलिए मैं मुहावरे नहीं लिख रहा हूँ। अब आते हैं मौखिक। मौखिक मौखिक में क्या है? पहला वाला मौखिक में है कविता याद करो, पूरी कविता याद करो। तो कविता याद करो। दूसरा है कविता पाठ। केवल याद ही नहीं करनी है, कविता पाठ भी आपको करना है। पोएम रिसाइटेशन बोला जाता है। जैसे आज मैंने आपको 2 बार कविता पाठ करके इस वीडियो में दिखाया है, उसी तरह आपको कविता पाठ करना है, ताकि जब आपकी ऑनलाइन क्लास में बारी आए तो आप उसको कर सकें। तो एक लिखेंगे कविता पाठ करें। तीसरा है तो ये 2 चीज आपके लिए। तो एक बार ये गृह कार्य को एक बार सब बच्चे देख लेंगे क्या क्या मैंने दिया है। लिखित, जो कि आपको नोटबुक में करना है। पूरी कविता लिखनी है, कवि का नाम भी होना चाहिए। दूसरा है कविता से संबंधित चित्र बनाना है। तो कविता से संबंधित कौन सा चित्र है? हम कहेंगे कि कविता से संबंधित आपका चित्र है बाग बगीचे बनाने हैं, फूल लगाने हैं। तो कुछ पेड़ बनाने हैं, फूल लगाने हैं और उनमें रंग भी भरना है। तो ये भी नोटबुक में होगा। तीसरा है शब्दार्थ लिखने हैं, और इसमें याद करने वाला भी काम क्या है? पूरी कविता याद करनी है और कविता पाठ करना आना चाहिए। कविता को कैसे पढ़ा जाता है ये भी याद करने वाला है, मौखिक काम है। ये लिखित में नहीं है, मौखिक में। तो बच्चों, याद करने का काम भी मौखिक ही है। अब हम चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ आज। तो ये थे हमारे गृह कार्य। हम कहेंगे आज मैंने आपको गृह कार्य लिख के बताया है कि इस पाठ में अभी तक इसमें अभी मौखिक प्रश्न आज हमने करने हैं और हमें लिखित प्रश्नों को आगे करना है। तो इसके अलावा अब तक हमने यहाँ तक कर रखा है। आप कविता लिखेंगे, कवि का नाम लिखेंगे,
चित्र बनाएंगे, रंग भरेंगे, शब्दार्थ को लिख के याद करेंगे। और मौखिक में आपको क्या हो गया, कविता याद करेंगे, कविता का पाठ करेंगे और शब्दार्थ को भी याद करने का काम है। अब चलते हैं अपने मौखिक प्रश्न की तरफ। और जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा करते हैं। तो चर्चा के द्वारा क्या करेंगे, कवि क्या करना चाहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। और जैसा कि आप जानते हैं, इन सब प्रश्नों का हम लघु प्रश्नों के रूप में परीक्षा में आते हैं और इनका उत्तर संक्षेप में दिया जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया जाता, छोटे में ही हम इसका उत्तर लिखते हैं। तो कवि क्या करना चाहता है, तो इस कविता में हमने देखा है कि कवि बाग बगीचा लगाना चाहता है। कवि बाग बगीचा लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे पेड़ बहुत पसंद है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। इस कारण से वह काफ़ी हम लोगों से विनती करता है। उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसे ज़रा भी धरती नहीं मिली, क्योंकि बगीचा लगाने के लिए धरती की भूमि की आवश्यकता होती है। उसके प्रयास करने के बाद भी कवि ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्हें 1 इंच भी, ज़रा सी भी ज़मीन, 1 इंच बहुत कम जगह होता है, उन्हें 1 इंच की भी भूमि नहीं मिली। तो इस कारण से कवि दुखी है और वह लोगों से विनती करना चाहता है कि लोग भी पेड़ लगाएं। तो इसका क्या उत्तर होगा? हमारा प्रश्न है कवि क्या करना चाहता है। तो हम कहेंगे, अगर संक्षेप में इसका उत्तर देना है तो कवि बाग बगीचे लगाना चाहता है। कवि अपनी धरती पर बाग बगीचे लगाना चाहता है, दोनों हो सकता है। तो कवि अपनी धरती पर बाग बगीचे लगाना चाहता है। इसीलिए कवि पाठ का जो नाम भी है, थोड़ी धरती पाऊं लिखा गया है। तो कवि अपनी धरती पर या थोड़ी धरती पर बाग बगीचा लगाना चाहता है। तो ये दोनों तरह से ये उत्तर सही है। कवि थोड़ी धरती पर या अपनी धरती पर बाग बगीचा लगाना चाहता है। तो कवि का हम कहेंगे बहुत ज़्यादा लगाव है पेड़ पौधों के प्रति। वे पौधों से को अपना भाई मानता है। कहता है कि अगर मैं एक पेड़ भी लगाया होता तो उसे अपना भाई कहता। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो संबंध जोड़ना चाहता है रिश्ते का पेड़ पौधों के साथ। यहाँ तक कि जब उसने काफ़ी प्रयास किया तभी भी उसे भूमि नहीं मिली, तो उसने क्या फैसला किया, कवि ने क्या निर्णय लिया कि चलो मैं दूसरों से विनती करता हूँ, जिन लोगों के पास भूमि है, धरती है, वे मेरी बात मानेंगे, कम से कम वे अपनी धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, ताकि कवि वह देखकर भी अपने आप को संतुष्ट कर सके। तो ये था, हम कहेंगे, कवि की इच्छा थी। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, ये सब लघु प्रश्नों के रूप में है। इसको हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है। जैसे कि हम चर्चा तो कर रहे हैं काफ़ी विस्तार से, लेकिन जब हम परीक्षा में आएगा, जब हमें इसे लिखित रूप में लिखना होगा, तो हम काफ़ी संक्षेप में लिखेंगे, टू दी पॉइंट लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न है, कवि क्या करना चाहता है? तो कवि अपनी धरती में, अपनी धरती पर पेड़ पौधे लगाना चाहता है। ये भी सही है, या पेड़ पौधे की जगह आप बाग बगीचे भी बोलेंगे तो वो भी सही है। कवि अपनी धरती पर बाग बगीचे लगाना चाहता है। तो हमें संक्षेप में ही इसका उत्तर रखना है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। प्रश्न है, कवि क्या करना चाहता है? तो हम कहेंगे, कवि अपनी धरती पर बाग बगीचा लगाना चाहता है। तो बच्चों, ये था हमारा मौखिक प्रश्न। और भी 2 मौखिक प्रश्न हैं, इनको हम कल पूरा करेंगे। तो आज आपका काम है
कि कविता को लिखना है, याद करना है और कविता पाठ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।